जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौर वेलकम करता हूं गाइज आपका आज के सेशन में। और आज का हमारा जो सेशन होने जा रहा है गाइज, वो है वर्ब ऑफ परसेप्शन। कल के सेशन में आपको ये जानने को मिला कि वर्ब होती क्या है, वर्ब की पोजीशन क्या होती है, ठीक है, वर्ब की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है और उन फॉर्म्स को क्या क्या नाम दिया गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। वो सारी चीजें हमने कल देखी थी। अब मैंने आपको कहा था कि इंडिविजुअल अब हम एक सेशन में एक ही चीज देखा करेंगे। जैसे आज के सेशन में हम वर्ब ऑफ परसेप्शन के बारे में सब कुछ जानेंगे कि वर्ब ऑफ परसेप्शन होती क्या है, सेंटेंस के अंदर पता कैसे चलेगा, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके क्या बन सकते हैं। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। तो चलिए गाइस देखते हैं हम। सबसे पहले बात आती है हमारी वर्ब ऑफ परसेप्शन होती क्या है। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक सेंटेंस देना चाहूंगा। सेंटेंस है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, आई सा हर थ्रू द स्ट्रीट, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ऑप्शंस दिए एग्जामिनर ने, पास, पासेज, पासिंग या पास्ट। तो देखिए क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, कंप्लीट है। और रही बात, ये जो मामला है ये आपके टेंस का मामला नहीं है। क्लियर, मतलब ये है कि आप किसी भी बुक में या कहीं से भी टेंस कितना ही पढ़ लो आप, ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन पैटर्न आपको दिया हुआ है ना, ये किसी भी टेंस के अंदर नहीं दिया गया। मतलब ये है कि ये चीज हमें वर्ब से ही क्लियर होगी कि इसके अंदर हमारा आंसर क्या हो। तो इस आंसर को हम जानेंगे बाद में अभी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप तब ही कर सकते हो जब आप लोगों का वर्ब ऑफ परसेप्शन का मामला अच्छे खासे तरीके से क्लियर होगा, तभी इस सेंटेंस को आप लोग कर सकते हो। अदरवाइज इस सेंटेंस के अंदर 100% एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो चलिए गाइस देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो बात यहां पर आती है हमारे वर्ब ऑफ परसेप्शन। एक बहुत ही सिंपल वे में आपको चीज समझाने की कोशिश करूंगा, बस आप लोग अच्छे से फोकस कीजिएगा, ठीक है, और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर आपको कभी किसी सेंटेंस में वर्ब ऑफ परसेप्शन आइडेंटिफाई करना हो तो उसका एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स है या बॉडी ऑर्गन्स है, बहुत अच्छे से समझना, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स है, मतलब जितने भी हमारे शरीर के अंग है, ठीक है, उन बॉडी पार्ट्स का फंडामेंटल वर्क, उन बॉडी पार्ट्स का फंडामेंटल वर्क, मतलब हिंदी में हम कहेंगे मूल कार्य, ठीक है, अगर किसके तौर पर आ जाएगा ये आपके एक्शन के तौर पर, तो 101% है, वो क्या कहलाएगा आपके वर्ब ऑफ परसेप्शन। क्या कहलाएगा वो, हमारे वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। पहले एक बार इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए थोड़ा सा भी आपको टिपिकल लगाए हम कि सर आपने क्या बोल दिया है, फंडामेंटल वर्क क्या है, बॉडी पार्ट्स क्या है, एक्शन क्या है। तो देखिए ये तो सिर्फ आपको एक समझाने के लिए लिखा है। अब एक्सप्लेनेशन अब देता हूं मैं आप लोगों को, बहुत अच्छे से समझिए। हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जस्ट सपोज कीजिएगा, शरीर के अंगों में से हम उठाते हैं सबसे पहला वर्ब ऑफ परसेप्शन में पहला बॉडी पार्ट मैंने लिया आप लोगों के सामने गाइस, आई। क्या लिया, आई। आई यानी क्या होता है,
आंख, आंखों का मूल कार्य क्या होता है, पहले तो ये बताइए आप। तो ऑब्वियसली सी बात है, आप बोले सर आंखों का मूल कार्य होता है देखना। आंखों का मूल कार्य क्या होता है, देखना। अब इस देखने को गाइस हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इस देखने को इंग्लिश में कहा जाता है सी कहते हैं या वॉच कहते हैं। अरे ये बात समझ में, आंखों का मूल कार्य क्या हुआ हमारा, देखना। तो देखने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं गाइज, सी कहा जाता है या वॉच कहा जाता है, ठीक है। और आपको डेफिनेशन क्या बताई, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं या हमारे जितने भी शरीर के अंग होते हैं, उनका फंडामेंटल वर्क, उनका मूल कार्य जो होता है वो हमेशा वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाता है, ठीक है। मतलब यह है कि आई का मूल काम क्या है, सी और वॉच, तो ये दोनों क्या कहलाएगी गाइज आपके, वीओपी। वीओपी का मतलब है वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी ये, वर्ब ऑफ परसेप्शन। लेकिन अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आंखों का दूसरा काम क्या होता है, तो अब आप सोचिए कि आंखों का दूसरा काम क्या निकल कर आ सकता है। क्लियर, कमेंट्स में भी आप लोग लिख सकते हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है गाइज आपके, आंखों का दूसरा काम क्या होता है आपके, कि सर आंख मारना। अरे अगर आप आज, पहले तो बताओ किसी को आंख मारी है आपने कभी, तो अब आपको अपने दिन याद आ गए होंगे। तो गाइज आंख किससे मारी जाती है, पत्थर से लेकर तो आप किसी की आंख नहीं मार सकते। आपको अगर आंख मारनी है किसी की तरफ, तो आपको कौन से बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करना होगा, ऑब्वियसली सी बात है आपको आईज का इस्तेमाल करना होगा। और जब आप अपनी आंखों का इस्तेमाल कर कर आंख मारोगे, तो क्या भगवान ने आपकी आंखें इसलिए बनाई है क्या कि आप किसी को आंख मार सको? अरे भगवान ने आपकी आंखें इसलिए बनाई है ताकि आप देख सको। तो आंखों के दो कार्य हो गए, चीजों को समझना, ये मजाक नहीं है, ठीक है। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आंखों के कितने कार्य हुए गाइस आपके, दो कार्य हुए। पहला कार्य क्या हुआ, मूल कार्य क्या हुआ, देखना। जबकि दूसरा कार्य क्या हुआ गाइस आप लोगों के, बोले सर आंख मारना। और आंख मारने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, विंक कहते हैं। क्या कहते हैं, विंक। लिख देता हूं, विंक को हिंदी में कहा जाता है आंख मारना। अब ये आंख मारना आंख का मूल कार्य नहीं है, तो ये गाइज आपके वर्ब ऑफ परसेप्शन नहीं कहलाएगा। यही चीज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। मतलब वापस से रिवाइज करते हैं चीजें। हो सकता है ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है, लेकिन गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद सबसे अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आप एक बार देखते ही आंसर कर दोगे। इतनी आपकी अच्छी खासी तरीके से इसमें एक्यूरेसी करवा दूंगा। क्लियर, बस चीजों को समझिए। वर्ब ऑफ परसेप्शन के बारे में मैंने आपको क्या समझाया कि वर्ब ऑफ परसेप्शन ऐसी वर्ब होती है जो हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, शरीर के जितने भी अंग हैं, उन शरीर के अंगों का, बॉडी पार्ट्स का फंडामेंटल वर्क, मूल कार्य जो होता है, वो क्या कहलाता है गाइज आपके, वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाता है, ठीक है। आंख का मूल कार्य हमारे क्या था, देखना। देखने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं, वॉच कहते हैं। तो सी और वॉच जो है ये मूल कार्य है, इसलिए वर्ब ऑफ परसेप्शन है। लेकिन आंखों का दूसरा कार्य क्या हुआ, तो गाइज आंखों का दूसरा कार्य हुआ हमारे आंख मारना। क्लियर है। तो विंक को हम हिंदी में कहते हैं आंख मारना, आंख मारने को इंग्लिश में कहा जाता है विंक। और इसी कारण से ये मूल कार्य नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा गाइज आपके, वर्ब ऑफ परसेप्शन नहीं कहलाएगा। आई होप आपको अच्छे खासे तरीके से समझ आया होगा। तो एक बार इसे नोट डाउन कीजिएगा आप। इसके बाद हम अब आगे देखते हैं, जैसे और भी वर्ब ऑफ परसेप्शन देखेंगे हम, और ऐसे कौन कौन सी वर्ब्स होती है आपके। तो देखिए, नेक्स्ट बात आती है, पहला हमारे आई हुआ, दूसरा हम लेते हैं ईयर, कान। कान का मूल कार्य क्या होता है, तो ऑब्वियसली सी बात है, कान का मूल कार्य क्या होता है, हियर, जिसको हम कहते हैं सुनना, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं गाइस, सुनना कहते हैं। तो ये क्या हुई आपके, वर्ब ऑफ परसेप्शन। क्या कहलाएगी ये, वर्ब ऑफ परसेप्शन। अरे ये बात समझ में, ठीक है। अरे अगर मैंने आपको कहा नोज,
नोज का मूल कार्य क्या है? नाक भगवान ने क्यों दी है आपको? तो बोलोगे सर कटाने के लिए। अरे नहीं, नाक कटाने के लिए नहीं दी आपको। नाक दिए भगवान ने ताकि आप किसी चीज को स्मेल कर सको, सूंघ कर बता सको। तो नाक का मूल कार्य क्या है? तो ऑब्वियसली सी बात है गाइज, नाक का मूल कार्य क्या होगा? स्मेल। हिंदी में हम इसे कहेंगे सूंघना। तो ये क्या हुई हमारे वर्ब ऑफ परसेप्शन हुई। अरे ये बात समझ में? ठीक है। अरे अगर मैं कहता हूं नंबर 4 टंग, TONGUE, जीभ। जीभ का मूल कार्य क्या होता है? तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर आपको बताना हो सब्जी के अंदर नमक ज्यादा है या कम है, तो आप सिर्फ किससे बता सकते हो? उस सब्जी को अपनी जीभ पर रखकर। अरे ऐसे थोड़े ना है आप देखकर ही बता दोगे कि सब्जी में नमक कम है या ज्यादा है। क्लियर? या आप सुनकर बता दोगे कि सब्जी में नमक कम है या ज्यादा है। अरे ये बात समझ में? ठीक है। या सब्जी की जो उबलने की आवाज आ रही है, सीजन कर रही है, छोक रही है सब्जी, ठीक है, उसकी आवाज से आप बता दोगे? नहीं, आपको ऑब्वियसली सी बात है उसके लिए वर्ब लगेंगे गाइज आपके टेस्ट, स्वाद लेना। तो ये क्या हुई गाइज आपके वर्ब ऑफ परसेप्शन। जीभ का काम क्या होता है? किसी भी चीज को टेस्ट करना। क्लियर? अरे अगर मैं आपको कहता हूं नंबर 5 हैंड, भगवान ने आपको हाथ क्यों दिए हैं? क्लियर? तो ऑब्वियसली सी बात है किसी भी चीज को पकड़ने के लिए। ठीक है। तो गाइज पकड़ने को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? कैच कहते हैं। तो कैच क्या हुई आपके? VOP, वर्ब ऑफ परसेप्शन हुई। समझ आ रही है बात आपको? मतलब अगर किसी चीज को पकड़ना है तो आपको ऑब्वियसली सी बात है हाथ का ही यूज करना होगा। अरे अगर मेरे हाथ में मार्कर है, इसको मैं पकड़ रखा हूं, तो किसका यूज होगा? हाथ का यूज होगा। अगर मैं मोबाइल निकाल के बात करूंगा पकड़ के, तो इसका मतलब मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? पकड़ने के लिए हाथ का यूज करना होगा। तो गाइज हैंड से निकलने वाली वर्ब ऑफ परसेप्शन क्या होती है? आपके कैच होती है। अब हाथ का इस्तेमाल आप और भी चीजों में कर सकते हो। जैसे मैंने कहा किसी को चाटा मारना है, स्लैप। चाटा मारने को क्या कहते हैं? स्लैप। तो ये वर्ब ऑफ परसेप्शन नहीं है, क्योंकि चाटा मारने के लिए भगवान ने तुम्हारे को हाथ नहीं दिए। समझ आ रही है बात? ये मूल कार्य नहीं है, तो चाटा मारना वर्ब ऑफ परसेप्शन भी नहीं है। समझ आ रही है बात? अरे जीभ है, जीभ का मूल कार्य है टेस्ट करना, कंप्लीट। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी को जीभ निकाल के चिढ़ा रहे हो, टीज कर रहे हो, चिढ़ाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीज करना, तो वो वर्ब ऑफ परसेप्शन नहीं कहलाएगा गाइज। क्यों? क्योंकि टीज करने के लिए भगवान ने जीभ नहीं दी है आपको। समझ आ रही है बात? ठीक है। तो आप सीधा सा कॉन्सेप्ट ये याद रखो कि जो भी बॉडी ऑर्गन होते हैं, उन बॉडी ऑर्गन के फंडामेंटल वर्क क्या कहलाते हैं गाइज? आपके वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाते हैं। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो एक बार इसे नोट डाउन कीजिए। उसके बाद देखेंगे हम इससे क्या क्या क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अभी तक तो सिर्फ आपने ये जाना है, अच्छे समझना, अभी तक तो आपने सिर्फ ये जाना है कि वर्ब ऑफ परसेप्शन होता क्या है। अब आपको ये जानने को मिलेगा कि इसको सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं और इसके क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। ठीक है। तो समझिएगा अच्छे से। देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन और सेंटेंस में इसके यूज जो होते हैं वो किस तरीके से हो। कभी भी ध्यान रखना गाइज, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छे से समझना। ये एक ऐसा पार्ट है, अगर क्लियर हो गया ना तो कितना ही खतरनाक क्वेश्चन क्यों नहीं दे दे एग्जामिनर, आप उसको 100% राइट करोगे। सब्जेक्ट के बाद किसका यूज होता है गाइज? आपके वर्ब का। ठीक है। और वर्ब के बाद किसका यूज होता है? आपके ऑब्जेक्ट का। अब जो बच्चे घिसे पिटे रटे रटाए फॉर्मेट से चलते आते हैं, सुन लेते हैं किसी से या कहीं किताबों में पढ़ लेते हैं, तो एक फिक्स रटा रटाया फॉर्मेट जो होता है वो ये होता है कि अगर सेंटेंस में 2 वर्ब लग रही है, बहुत अच्छे से सुनना, सेंटेंस में अगर 2 वर्ब यूज ली गई है और उसमें जो मेन वर्ब है उसके अलावा जो दूसरी वर्ब होगी उसको जनरली टू के साथ लगाया जाता है। जैसे मैं कहता हूं आई वॉन्ट टू गो देयर, तो आई वॉन्ट टू गो देयर है, तो ऐसी कंडीशन में वॉन्ट क्या है गाइज? आपके मेन वर्ब है, तो टू गो को हम इंफिनिटिव फॉर्म में डाल दें। लेकिन ये हर जगह सही नहीं होगा। अब आप यहां पर नया कॉन्सेप्ट सीखिए। नया कॉन्सेप्ट क्या कहता है
इसको तो नॉर्मल है ये तो कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है। नया कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है कि अगर आपको कभी भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब ऑफ परसेप्शन देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए? वर्ब ऑफ परसेप्शन। और वर्ब ऑफ परसेप्शन को पहचानोगे कैसे, वो मैंने आपको जस्ट अभी बता दिया है अच्छे से। और अगर उस वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद गाइज आपको ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है, तो वापस से अगर कोई वर्ब आएगी तो वो हमेशा अपने आईएनजी फॉर्मेट में ही आएगी। अगर आईएनजी फॉर्मेट नहीं है तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ये हमारा मेन क्वेश्चन यही था। समझ आ रही है बात आपको? ठीक है, अब समझ आया होगा आपको कि वर्ब ऑफ परसेप्शन क्यों पढ़ाया है मैंने आपको। केवल इस एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये इतना बड़ा हमने वर्ब ऑफ परसेप्शन को हर एंगल से समझा है। समझ आ गई बात आपको? ठीक है, वापस से सुनिए मेरे कॉन्सेप्ट को कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर नॉर्मली क्या होता है गाइज, आपके सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर आपको उस वर्ब के स्थान पर दिखेगी तो वर्ब ही, लेकिन कौन सी वर्ब दिख रही है? अगर परसेप्शन वर्ब दिख रही है, वर्ब ऑफ परसेप्शन दिख रही है, और फिर अगर उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ गया और वापस से कोई वर्ब आएगी ना गाइस, तो वो हमेशा कौन सी फॉर्म में आती है? आईएनजी फॉर्म में आती है। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, तभी आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। तो एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। अब इसको हम लिख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन हमारा टॉपिक है, और इसमें आपको एक नोट लिखा देता हूं मैं स्टार करते हुए। यदि सेंटेंस में वर्ब ऑफ परसेप्शन, वीओपी का मतलब है वर्ब ऑफ परसेप्शन का यूज किया गया है और उस वीओपी मतलब वर्ब ऑफ परसेप्शन के बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है, वापस से आने वाली वर्ब, हमेशा आईएनजी फॉर्म में यूज की जाती। ये गाइज आपके एक छोटा सा आपको एक नोट लिखा दिया है मैंने, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। अरे ये बात समझ? ठीक है, अब आ जाते हैं हम जो सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, उसी क्वेश्चन को वापस लेकर आता हूं आप लोगों के सामने। ठीक है, और ये क्वेश्चन था आपके, क्लियर? अब बताइए आंसर क्या होगा, अच्छे से देख लीजिए और आंसर बताइएगा क्या आंसर होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन की अप्रोच कैसे डिसाइड करोगे? तो क्वेश्चन की अप्रोच जब आप डिसाइड करोगे तो आपको पता लगता है कि आई क्या है गाइस, यहां पर सब्जेक्ट है। ठीक है, सा क्या है? वर्ब है। लेकिन अब आपको यहां पर दिमाग लगाना होगा एग्जाम के अंदर कि सा यानी होता है देखना, और देखना किसका मूल कार्य होता है? आंखों का मूल कार्य होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको ये तो पता लगा कि वर्ब है, लेकिन वर्ब में भी कौन सी वर्ब है? वीओपी, मतलब वर्ब ऑफ परसेप्शन। तो हर क्या हुआ गाइस? यहां पर ऑब्जेक्ट हुआ। अब आपसे खालिस्तान या फिल इन द ब्लैंक जो पूछा गया है, इस ब्लैंक स्पेस में आपसे वर्ब दी है अलग अलग फॉर्म में। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। पांचों फॉर्म आपको ऑप्शन के अंदर दे दी। अब आपसे पूछेगा इन पांचों में से क्या आपके फिल इन द ब्लैंक में राइट होगा।
तो ऑब्वियसली सी बात है कि जब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने पढ़ा है तो आपको तुरंत चीज रिकॉल होगी कि सर ने हमें समझाया था कि अगर सेंटेंस में कहीं भी वर्ब ऑफ परसेप्शन आती है और उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर वापस से जो वर्ब आएगी वो हमेशा किस में आएगी, अपने आईएनजी फॉर्म में ही आएगी। विदाउट आईएनजी अगर कर रहे हो तो सेंटेंस रॉन्ग होगा। तो गाइज राइट क्या होगा, आई सा हर पासिंग थ्रू द स्ट्रीट, मैंने उसे स्ट्रीट से गुजरते हुए देखा। समझ आ रही है बात? तो एक बार इसे नोट डाउन कीजिएगा अच्छे से। क्लियर? तो ये गाइज हमारा एक तरह से वर्ब ऑफ परसेप्शन का मामला थोड़ा सा क्लियर होता है। अभी हम इसकी और भी प्रैक्टिस इसके अंदर हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के सामने एक छोटा सा आप लोगों को कोई नॉलेज दे देता हूं। सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है गाइज आप लोगों का, वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की डेट, एग्जाम डेट गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दी है मंथ के अकॉर्डिंग। डेट डिसाइड नहीं हुआ है, मंथ हो चुका है। कि आप लोगों को बताया गया है कि दिसंबर 2022 के अंदर ग्रेजुएशन लेवल का है और फरवरी 2023 के अंदर सीनियर सेकेंडरी लेवल का आपके सीईटी ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ठीक है, और ये जो एग्जाम है एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है ये राजस्थान के अंदर, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम होने वाला है। इससे पहले ये हरियाणा में और भी बहुत से स्टेट है, वहां पर इंडिविजुअल स्टेट वाइज वैकेंसी हो चुकी है। ठीक है, लेकिन राजस्थान में फर्स्ट इवेंट है, इसका मतलब आपको तैयार भी बहुत अच्छे खासे तरीके से होना पड़ेगा। और आप ये मानकर चलिएगा जिस बच्चे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा स्कोर कर लिया ना, उसके लिए नौकरी सहूलियत भरी रहेगी। क्लियर? सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर गाइज आप लोग 100% मानकर चलिएगा कि अगली सीईटी जब होगी आपके, तो आप 100% मान लेना कि वहां पर क्राउड बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बच्चे प्रिपेयर हो चुके होंगे। फर्स्ट के अंदर तो चीजें समझने में भी टाइम लगता है। आप लोगों के लिए फायदा यह है कि आप लोग परीक्षा से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को नई नई चीजें यहाँ सीखने को मिल रही है। रेगुलर आप लोगों की क्लासेज हो रही है, 3 से लेकर रात को 9 बजे तक कंटिन्यू क्लासेज आपकी यूट्यूब पर लाइव फ्री क्लासेज हो रही है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, बोले सर जब आप लाइव दे रहे हो तो ये बेचना क्यों चाह रहे हो? तो गाइस सिंपल सा एक फंडा कि लाइव के अंदर बहुत से बार मैंने कल की क्लास में भी देखा था, बच्चे पढ़ाई कम कमेंट्स ज्यादा करते रहते हैं। ठीक है, किसी को किसी के नाम से प्रॉब्लम है, किसी को किसी का जानना होता है सब कुछ। क्लियर? तो उससे डिस्टरबेंस होता है। क्लियर? तो आप लोग ये मानकर चलिए कि आपके लिए जो रिकॉर्डेड कोर्स लॉन्च किया गया है उसका एक ही लॉजिक है कि आप लोग सिस्टमेटिक वे में बिना किसी डिसरप्शन के आप पढ़ाई कर सको अच्छे खासे तरीके से। ठीक है, और ये जो कोर्स लॉन्च किया गया है गाइस, ये सीईटी का कंप्लीटली आप लोगों के रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है। कंप्लीटली कैसा कोर्स है गाइस? ये रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है ये आपके। ठीक है, तो अब इस कोर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये सीईटी का कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स है। क्लियर? इस कोर्स के अंदर सभी फैकल्टीज जो आपके अपकमिंग एग्जाम के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में जो सब्जेक्ट डिसाइड किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग, हिंदी आपको श्रवण बिश्नोई सर पढ़ा रहे हैं, जीके आपको कृष्णा चौधरी सर पढ़ा रहे हैं, जीके में आर्ट एंड कल्चर, ओके, रीजनिंग आपको हर्ष कुंडारा सर पढ़ा रहे हैं, साइंस आपको बीके पाठक सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश आपको मैं स्वयं अर्जुन सिंह राठौड़ आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैथ्स जो है गाइज आपका वो आपको जयदीप सर पढ़ा रहे हैं, और ज्योग्राफी आपको संदीप यादव सर पढ़ा रहे हैं। और समय समय पर आपको मोटिवेट करने के लिए वीर सर यहाँ पर उपलब्ध है जो आपको मोटिवेट भी करते हैं, साथ ही साथ बाकी जो अदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो अब गाइज यहाँ बात आती है कि ये जो कोर्स है, वैसे इस कोर्स की प्राइस हमने रखी है 5000 रुपीज। कितनी रखी है? 5000 रुपीज। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा है, पढ़ाना भी बहुत सारा का सारा आपको पड़ेगा, लेकिन फिर भी 19 जून तक अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आप लोगों को 70% ऑफ के साथ अभी भी ये कोर्स आपको 1500 रुपए के अंदर ये कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको कूपन कोड जो है वो क्या यूज करना है? CET 70। क्लियर? क्योंकि 70% का डिस्काउंट है तो CET के साथ आप 70 लिखिएगा बिना स्पेस दिए हुए। क्लियर? तो उसकी प्रोसेस जो होगी वो होगी कि आप सबसे पहले परीक्षा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। परीक्षा एप्लीकेशन जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे तो इसे डाउनलोड करने के बाद आपको CET का वहां पर कोर्स दिखेगा।
और जब आप उसे परचेज करेंगे तो वहां पर आपको कूपन कोड पूछेगा, आप ये कोड लगा दीजिएगा और ये कोर्स आप लोगों को 1499 मतलब 1500 रुपए में आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, क्वालिटी कंटेंट के साथ, समझ आ रही है बात। पीडीएफ मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, और भी आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें, अभी हम उनको डिस्क्लोज नहीं कर रहे, लेकिन आपके लिए हर 6 महीने के अंदर, सॉरी हर महीने 6 महीने तक लगातार आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये गाइज आप लेना मत भूलिएगा। 19 जून इसकी लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, अब देखते हैं हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उन क्वेश्चंस पर हम आगे बढ़ते हैं गाइज। तो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, ये वाला तो आई होप आपको अच्छे समझ आ चुका है। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे दे, आई कैन स्मेल समथिंग। अब कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, उसके बाद हम क्लास को ओवर करेंगे, आंसर देते चलिएगा आप। ऑप्शन के अंदर आपको दे दिया बर्न, सेकंड ऑप्शन आपको दे दिया बर्निंग, थर्ड आपको दे दिया बर्न, और फोर्थ आपको दे दिया बर्न्स। बताइएगा इसके आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट्स के अंदर लिख सकते हो लाइव, जो भी आंसर होगा वो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हो, लिखिएगा जरूर गाइज आंसर आप। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहां देखते हैं, तो आई क्या है गाइज आपके, सब्जेक्ट है। कैन क्या है आपके, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, मॉडल है। स्मेल क्या है गाइज आपके, मेन वर्ब। लेकिन मेन वर्ब के अंदर भी हम जब स्मेल को देखते हैं तो हमारे को वर्ड देखने पे पता लगता है कि स्मेल का मतलब क्या हुआ, सूंघना। सूंघना किसका काम है गाइज आपके, नाक का फंडामेंटल वर्क है। और नाक का फंडामेंटल वर्क जो होगा वो किस में काउंट हो जाएगा, वर्ब ऑफ परसेप्शन। तो ये समथिंग क्या है, ये समथिंग है गाइज आपके ऑब्जेक्ट। और मैंने अभी बताया है कि जब कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब ऑफ परसेप्शन हो और फिर ऑब्जेक्ट हो तो आने वाली वर्ब हमेशा कौन सी फॉर्म में जाती है, आपके आईएनजी फॉर्म में जाती है। इसलिए आप लोगों का आंसर क्या होगा यहां पर, बर्निंग। आप बोलोगे आई कैन स्मेल समथिंग बर्निंग। आई होप आपको अच्छे खासे तरीके से समझ आया होगा। तो एक बार इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम एक आध क्वेश्चन और करेंगे, फिर इस क्लास को ओवर करेंगे। ठीक है, उतार लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अगर क्वेश्चन इस तरीके से दे देता है, she can hear someone up the stairs। ये बड़े ही शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑप्शन आपको दे दिया कम्स, कम, कैम और कमिंग। ये 4 ऑप्शन आपको दे दिए। ठीक है, पहले तो आप इसे पढ़िए और फिर आंसर दीजिएगा अच्छे खासे तरीके से, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने कहा सी क्या है गाइज, यहां पर सब्जेक्ट है। कैन क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल है। हियर क्या है गाइज आपके, वर्ब ऑफ परसेप्शन। कैसे पता लगा, तो कि सर कानों का मूल कार्य क्या होता है, सुनना। और किसी भी बॉडी ऑर्गन का फंडामेंटल वर्क अगर वर्ब निकल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वर्ब ऑफ परसेप्शन। तो समवन क्या हुआ गाइज, ऑब्जेक्ट है। और अगर किसी वर्ब ऑफ परसेप्शन, सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब ऑफ परसेप्शन है और ऑब्जेक्ट है तो आने वाली वर्ब हमेशा किस में जाएगी, आपके आईएनजी में जाएगी। ये मैंने आपको 10 बार समझा दिया है। तो इसका मतलब अब यहाँ जो वर्ब आएगी वो 100% आईएनजी में जाएगी। तो राइट क्या हो जाएगा, आई कैन हियर समवन कमिंग अप द स्टेयर्स। मैं किसी को सीढ़ियों पर ऊपर आते हुए सुन सकता हूं। समझ आ रही है बात। ठीक है, तो ये गाइज आई होप आपको वर्ब ऑफ परसेप्शन अच्छे खासे तरीके से समझ आ गया
होगा कि किस तरीके से वर्ब ऑफ परसेप्शन के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे सुपर क्वेश्चन होते हैं, टेंस में इसका कहीं उल्लेख नहीं होता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपको वर्ब ऑफ परसेप्शन की नॉलेज होगी। तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, क्या ये सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा। लाइव कमेंट्स में ही नहीं, क्लास खत्म होने के बाद आप अपना जो भी ओपिनियन है वो कमेंट्स में जरूर लिखा करें, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि आप लोग हमारे बारे में क्या सोचते हो, कैसा आप लोगों को टॉपिक लगता है, आप लोग हमसे क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो, वो भी चीजें आप कमेंट्स के अंदर जरूर लिखें, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि टीचर मेहनत कर रहा है, नई चीजें हमें समझा रहा है, तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस कंटेंट को आप लोग पहुंचाइएगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे अभी जो सेशन है वो कौन कौन से सेशन हमारे यहां पर चल रहे हैं। तो गाइज आपका जो 3 से 4 का जो टाइम होता है वो आपके सीईटी के लिए इंग्लिश का टाइम है, और एलडीसी दोनों के लिए, सीईटी और एलडीसी के लिए। इंग्लिश में स्वयं आपको पढ़ा ही रहा हूं। 4 से 5 का जो टाइम है गाइज आप लोगों का, वो आपका रीजनिंग का है क्लास टाइम, और हर्ष कुंडारा सर के द्वारा आपको रीजनिंग पढ़ाई जा रही है। इसके बाद अगर मैं बात करूं 5 से 6 का जो टाइम है गाइज आपका, वो आर्ट एंड कल्चर जीके का पार्ट है, ठीक है, कृष्णा चौधरी सर के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। 6-5 से लेकर 7 बजे तक का जो टाइम है वो जियोग्राफी का टाइम है गाइज आपका, और वो संदीप सर के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। 7:15 से लेकर 8 बजे तक का जो टाइम है गाइज आपका, वो मैथमेटिक्स का टाइम है, जयदीप सर के द्वारा आपको टीच करवाया जा रहा है। और 8 से 9 का जो टाइम है गाइज, वो आप लोगों का साइंस का टाइम है, जो बीके पाठक सर के द्वारा टीच करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये गाइज आपके लिए कंप्लीट टाइम टेबल भी है। बस आप लोगों का काम इतना है कि जितनी मेहनत हम कर रहे हो उससे डबल मेहनत आप करिए, चीजों को रिवाइज करिए, और फिर देखते हैं सिलेक्शन कैसे नहीं होता है, ठीक है। आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है, ओके गाइज। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अगर नहीं लगा हो तो कुछ मत कीजिएगा, ठीक है। तो बस मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है गाइज आप लोगों को, ठीक है। डाइट अच्छी रखोगे, एक्सरसाइज डेली रूटीन पर अगर आप करोगे तो हेल्थ से आप बिल्कुल फिट रहोगे, पढ़ाई बेहतरीन होगी, और एग्जाम तक एक आप डिसिप्लिन स्टडी कर पाओगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं गाइज नए जोश नए उत्साह के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।